अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नम्स का 2020 का जो पेपर हुआ था। इसके कुछ एमसीक्यूज मिसिंग होंगे। वो मिसिंग इसलिए हैं क्योंकि जो बच्चे पेपर लाए थे वो क्योंकि ये पेपर लाने की इजाज़त नहीं होती बच्चों को। जो बच्चे लाए थे वो 2 नंबर तरीके से मतलब गलत तरीके से लाए थे। वैसे नम्स अपना पेपर लीक करने के, अपना पेपर बाहर लाने की इजाज़त नहीं देता। वो फुल चेकिंग करते हैं ताकि पेपर जो है वो बिल्कुल बाहर ना ले जाया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ले आते हैं, इस तरह पेपर उनका जो एमसीक्यूज़ है वो पता चल जाते हैं बच्चों को। तो इसके कुछ सिर्फ थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ मिसिंग है, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ इसमें प्रेजेंट ही हैं। तो आज हम इसका जो फिज़िक्स का पोर्शन है वो वाला डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायोलॉजी, तकरीबन इसके सारे पोर्शन 1-2 दिनों तक मैं सारे डिस्कस करवा दूंगी। और हम ये बात करेंगे कि जो नम्स है वो कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन मोशन ऑफ सैटेलाइट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेज प्रोवाइडेड बाय। जब भी सैटेलाइट की मोशन होती है, सैटेलाइट मूव करता है, तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है। एक तो ये बुक में लिखा हुआ है। दूसरा, जैसे ज़मीन है, ज़मीन एक सैटेलाइट है, एक प्लैनेट है सन के लिए। तो जब ये सन के गिर्द मूव करती है तो इसकी जो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है, तब भी ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। तो इससे हम ये याद रख सकते हैं, ज़मीन के लिए जैसे ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, सिमिलरली सैटेलाइट्स के लिए भी ग्रेविटी ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? अल्फा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इन रिपल टैंक 40 waves pass through a certain point in 1 second. If the wavelength of the waves is 5 centimeter, then find the speed of waves. यहाँ पे speed of waves find करनी है। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है, नंबर ऑफ वेव्स दिया हुआ है, यानी n कितना है? n इक्वल टू 40 दिया हुआ है। इसके बाद जो चीज़ दी हुई है इन 1 सेकेंड, यानी टाइम कितना है? 1 सेकेंड दिया हुआ है हमारे पास, टाइम भी दिया हुआ है। और वेवलेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये भी चीज़ भी दी हुई है। और हमने फाइंड क्या करना है? हमने स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा हमें पता है 5 सेंटीमीटर, एफ हमने फाइंड करना है। एफ हम कैसे फाइंड करेंगे? एफ का क्या फार्मूला होता है? फ्रीक्वेंसी का n/t। यहाँ पे n कितना है? 40 के 40 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे इक्वल टू 40। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 40। और वेवलेंथ हमारे पास क्या है? 5 सेंटीमीटर है, इक्वल टू 5 × 10⁻⁻²। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और 4 को माइनस से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये 200 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 5, 200 × 10⁻²। और -2 को हमने कवर करने के लिए ये 2 0 ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीटर पर सेकंड में क्या? 2 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल टू। फ्रीक्वेंसी अगर हम सिंपल फार्मूला देखें, एफ इज इक्वल टू, अगर एक साइकिल के लिए जब हम सिंपल देते हैं उसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं एक साइकिल के लिए। f इज इक्वल टू 1/t, f क्रॉस t इक्वल टू 1। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 4 है, ट्रफ ऑफ अ वेव एक्ट एज। हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है क्रेस्ट, दूसरी होती है ट्रफ। ट्रफ होती है, ट्रफ से आप एक चीज़ याद रख लें कि जैसे जो जानवर होते हैं ना, वो जो ट्रफ्स में खाना खाते हैं वो भी ट्रफ्स होती है, जहाँ उनको चारा वगैरह डालते हैं, वो थोड़ी निचली सी थोड़ी जगह होती है, वो भी ट्रफ होती है। तो ट्रफ किसी भी निचली जगह को कहते हैं जो कनकेव हो। कनकेव हो। केव आपने देखी होगी, केव क्या होती है? गार होती है, गार देखी होगी आपने। तो ये जो गार होती है इसका मतलब होता है एक ट्रफ नुमा चीज़, एक ऐसी चीज़ ट्रफ नुमा चीज़। तो ट्रफ जो होती है ये सिमिलर होती है कनकेव लेंस के, यानी ट्रफ जो होती है एक्ट एज अ कनकेव लेंस। जो कन्वेक्स होती है ना, ये उभरी हुई चीज़ को कहते हैं, लेकिन जो ट्रफ होती है वो इस तरह की चीज़ होती है जो उभरी हुई नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि ट्रफ ऑफ वेव एक्ट एज कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव जो होता है ये उभरा हुआ पार्ट नहीं होता बल्कि ये ड्रॉपन पार्ट होता है, जैसे ये शो किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अल्फा, concave lens. Trough of wave act as a concave lens. Next question number 5 है, इन डॉपलर इफेक्ट इफ लिसनर मूव टूवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स देन। डॉपलर इफेक्ट में अगर कोई भी लिसनर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव करे, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड स्टेशनरी सोर्स, तो क्या होता है? उसकी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ग्रेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है।
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगर सिमिलरली अगर ये मूव अवे करे तो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, कि लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे टूवर्ड मूव कर रहा है इसलिए मोर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। डॉपलर इफेक्ट ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एग्जाम्पल है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है हमारे पास बुक में भी लिखा हुआ है कि इसके मुताबिक जो हॉट थिंग्स है, कोई भी हॉट थिंग्स है, हॉट चीज़ हो, वो ऑलवेज क्या करती है, कूल करती है। हॉट थिंग्स ऑलवेज कूल अनलेस यू डू समथिंग टू स्टॉप देम। जब तक आप उनको स्टॉप करने के लिए कुछ करते नहीं हैं तब तक वो क्या हो जाएगी, कूल होने की कोशिश करेगी। तो जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स है ये क्या करते हैं, वर्क करती है और रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। बुक में भी लिखा होगा कि ये वर्क किस पे करते हैं, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। जब ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रही होती हैं और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन सर्टेन प्रोसेस 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम एंड देन एट सेम टाइम 1500 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसमें इंटरनल एनर्जी हमने बतानी है। तो हमारे पास जो हीट प्रोवाइड है वो कितनी है, 400 जूल है, और हीट क्या है, एनर्जी एडिड टू सिस्टम, यानी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हीट इज़ गिवन टू सिस्टम सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम सो इट विल बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होगा, हीट पॉजिटिव होगी। तो हम अगर हम इस लॉ को इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अच्छा, अगर आपको इसके साइंस में मसला होगा तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे जो हीट है इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के, तो इससे इंटरनल एनर्जी को एक साइड पे रख के वर्क को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इससे भी ये फार्मूला आ जाएगा। मैंने ये सिंपल इस तरीके से ये ड्राइव किया है कि वर्क इज़ डन बाय सिस्टम, हीट इज़ गिवन टू सिस्टम, सो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, हीट हमारे पास कितनी है, 400 जूल है, 400 जूल माइनस 150 जूल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 जूल। तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन, 250 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बस्ट टायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी कोई टायर बस्ट करता है उसमें जो रैपिड एस्केप होती है एयर की, वो किसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखें, दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है। जब ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ टायर, जब टायर हीट हो रहा होता है, टायर जब क्या करते हैं, हीट हो रहा होता है, तो हीट उसमें क्या होती है, एडिड टू द एयर, हीट इज़ बीइंग एडिड टू एयर। देयर इज़ नो, इस पार्ट में देयर इज़ नो एडियाबैटिक प्रोसेस। जब टायर हीट हो रहा होता है तब उसमें कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं हो रहा होता, लेकिन जब टायर बर्स्ट करता है तब क्या होती है, एयर की एक्सपेंशन होती है, एयर एक्सपेंड्स वेरी क्विकली। तो ये वाली एक्सपेंशन जो है इट इज़ अ एडियाबैटिक पार्ट। जो उसकी हीटिंग ऑफ टायर है वो एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, एक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है कि जब टायर बर्स्ट करता है द एयर एक्सपेंड्स वेरी क्विकली एंड इट इज़ द एक्सपेंशन, दैट इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में आएगा, तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईसाइकिल पंप वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। जो बाईसाइकिल पंप है ये किसकी बेस पे वर्क करते हैं। सिंपल के अगर मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करूँ तो इसके मुताबिक ये होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है ना कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जब बाईसाइकिल चला रहा होता है, कोई भी रन कर रहा होता है, राइड कर रहा होता है बाईसाइकिल पे, तब क्या होता है कि वो इंसान के अंदर जो मौजूद होती है केमिकल एनर्जी, जो एटीपी बॉन्ड से प्रोवाइड की जाती है केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाली कि हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बीटा, चार्ली, डेल्टा करेक्ट नहीं हो सकते। चार्ली एक छोटा टर्म है, जब हम टू दी पॉइंट टर्म को और बेसिकली एक लार्जर टर्म की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 2 positive point charges are placed 2 meter apart. The electric potential at midpoint due to these 2 charges will be। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है, एक ये पॉजिटिव है एक ये पॉजिटिव है। ये एक
ऐसे प्लेस किए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये क्या है 2 मीटर का डिस्टेंस है। अब उन्होंने पूछा है कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है वो कितना होगा। तो हमारे पास अगर हम V फाइंड करें तो V1 प्लस V2। अब ये दोनों सेम चार्जेस है तो इनमें दोनों की KQ/R प्लस KQ/R हमारे पास आ जाएगा 2KQ/R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये ऑपोजिट चार्ज होते तो ये वाला माइनस हो जाना था, फिर ओवरऑल 0 हो जाना था। लेकिन यहाँ पे दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्ज की वजह से इन दोनों ने क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। जब प्लस हो जाएंगे दोनों तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, डबल होगा, डबल हो जाएगा। तो एडिंग टू डबल अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देख लें, यहाँ पे जो बात हो रही है दो पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की बात नहीं हो रही। अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते तब 0 आंसर आना था, लेकिन अब दोनों पॉजिटिव की बात हो रही है तो ओवरऑल जो होगा सोल्यूशन वो दोनों का सम हो जाएगा। सम हो गया दोनों का 2KQ/R यानी डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल हो जाएगा। तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स हाइट। ये वाला जो एंगल होता है वैसे तो मोस्टली बच्चों को याद होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता ये ड्राइव कैसे करना होता है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाती है, याद भूल जाते हैं। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आ जाएँ तो आपने क्या करना होता है, इसको ड्राइव करके करना सीख लें। उन्होंने पूछा है रेंज इक्वल टू हाइट। अगर हम हाइट एक साइड पे लिखें, इसको इक्वल करना है हमने रेंज के, हाइट को क्या करना है, इक्वल करना है रेंज के। हाइट का फार्मूला क्या है, VI² sin² थीटा ओवर 2G, VI² sin² थीटा ओवर 2G। ये हमारे पास हाइट का फार्मूला। इक्वल टू रेंज का क्या फार्मूला है, VI² sin 2 थीटा ओवर G, VI² sin 2 थीटा ओवर G। अब ये हमारे पास G से ये G कट जाएगा, sin² थीटा से sin² थीटा कट, VI² से VI² कट जाएगा। अब जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो sin² थीटा बचेगा, sin² थीटा डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, sin 2 थीटा। ये चीज़ हमारे पास बचेगी। अब sin 2 थीटा जो होता है वो sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ये जो हमारे पास sin 2 थीटा होता है ये 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ये sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। और अब हमारे पास जो नीचे डिवाइड में 2 था उसे हम दूसरी साइड पे ले गए, इधर हमारे पास रह गया sin² थीटा। तो ये sin थीटा स्क्वायर से कट गया, हमारे पास यहाँ पे sin थीटा बच गया, sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। sin थीटा ओवर cos थीटा हमारे पास tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4, और tan 4 बराबर होता है 76 के, tan 4 इक्वल टू 76। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डेल्टा, यानी 76 डिग्री विल बी करेक्ट ऑप्शन, 76 डिग्री विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, ये फेवरेट पोर्शन है नम्स के पेपर का। नम्स इससे बहुत ज़्यादा MCQs उठाते हैं, इस तरह के जो MCQs होते हैं जो थोड़े से बच्चों को लगता है, मे बी के कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स इज इक्वल टू F क्रॉस T किसके बराबर होते हैं, इम्पल्स के बराबर होते हैं। इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो इसमें हमने देखना है चेंज इन मोमेंटम का ऑप्शन है या इम्पल्स का ऑप्शन है। पहला लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये लीनियर मोमेंटम की बात होती है इसमें। फोर्स तो क्वेश्चन में प्रोडक्ट में दी हुई तो फोर्स नहीं हो सकता, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में चार्ली कौन सा होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी का जो टाइम रेट ऑफ चेंज है उसके किसके बराबर होते हैं। अभी हमने ऊपर फार्मूला देखा कि F क्रॉस T इज इक्वल टू डेल्टा P, और उन्होंने पूछा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी F एक साइड पर रह गया, डेल्टा P ओवर टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो ये इक्वल टू फोर्स होगा, अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 14, आ 10 न्यूटन फोर्स मूव अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50, व्हाट इज वर्क डन इन कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन। कोई भी इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ नोट करें क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। सर्कुलर पाथ में जब हम बात करते हैं, उन्होंने
कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात की है, सर्कुलर पाथ की दी है। सर्कुलर पाथ में वर्क डन इक्वल टू 0 होता है। सर्कुलर पाथ में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है, कोई वर्क डन नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने जो स्टेटमेंट में 10 न्यूटन फोर्स 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी मैंने देखा, ये शायद नम्स में भी आया हुआ था पिछले किसी पेपर में, कि उन्होंने नॉर्मल फोर्स लिखा हुआ था। नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? जो फोर्स होती है 90 डिग्री के एंगल पे, वो फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है। और 90 के एंगल पे वर्क 0 होता है, इसीलिए उस सवाल में भी वर्क 0 था। सिमिलरली इसमें क्या पूछा गया? इसमें भी फोर्स नॉर्मली होती है और सर्कुलर पाथ में वर्क क्या होता है? 0 होता है, तो इसमें भी 0 होगा। बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। 3 किलोग्राम स्टोन falls from 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर हाइट। इसकी फॉलिंग स्पीड बतानी है जो 10 मीटर हाइट पे हो। सबसे पहले हमने इसकी इनिशियल स्पीड की बात करनी है। जब वो फॉल किया तो इनिशियल स्पीड इसकी क्या होगी? 0 होगी। और फाइनल स्पीड जो है हमने वो क्या करनी है? फाइंड करनी है। इनिशियल 0 है, फाइनल हमने फाइंड करनी है। अब उन्होंने 2 हाइट्स दी है। जब वो 20 से 10 मीटर की हाइट पे गिरेगा तो उसका h जो होगा, टोटल h क्या होगा? h1 माइनस h2 इक्वल टू 10 मीटर हाइट, यानी उसका टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या हो जाएगा? 10 मीटर है उसका डिस्टेंस कवर्ड। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? v(f)² इज इक्वल टू vi², v(f)² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as, ऐसी है। v(f)² माइनस vi² इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो vi² हमारे पास 0 है, हमारे पास v(f)² इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। हमारे पास जो v(f)² है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2as, इसमें डिस्टेंस है, हमने vf फाइंड करने, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 2as, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू g है 9.8 है, s की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 इंटू 9.8 इंटू 2, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 196, अंडर रूट 196। और 196 की अंडर रूट किसके बराबर होती है? 14 के बराबर होती है। ये अंडर रूट्स आपको याद होनी चाहिए। जैसे 144 की किसके बराबर होती है? 12 के बराबर होती है। 121 की किसके बराबर होती है? 11 के बराबर होती है। 196 की किसके बराबर होती है? 14 के। 169 की किसके बराबर होती है? 13 के। तो ये सारी अंडर रूट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसको अंडर रूट लेने का तब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये आपको तकरीबन 19 to 20 तक ये सारी आपको अंडर रूट्स भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे 196 के अंडर रूट हमने फाइंड करनी, तो ये हमारे पास आ गया 14 मीटर पर सेकंड। 14 मीटर पर सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो बीटा वाला ऑप्शन होगा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स। फोर्स टाइम ग्राफ, जब हम एरिया की बात करते तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई होता है। एफ क्रॉस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, एफ क्रॉस डी, एफ डॉट डी। तो यहाँ पे एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है, तो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर किसका है? एनर्जी का यूनिट है। अब कैसे पता चलेगा ये एनर्जी का यूनिट है या पावर का यूनिट है? अब पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब पावर का यूनिट क्या है? वाट। टाइम का यूनिट क्या है? आवर या फिर सेकंड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे वाट की जगह किलोवाट है, आर की जगह सेकंड है, तो ये क्या होगा? किलोवाट आर इक्वल टू एनर्जी। तो ये एनर्जी का यूनिट होगा, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18 है। द फूड वी ईट इन वन डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वैसे तो वो पंजाब या सिंध की टेक्स्ट बुक से चीज़ें कम लेते हैं, लेकिन जो पंजाब की या सिंध की टेक्स्ट बुक के साइड बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक का साइड बॉक्स है, बॉक्स में ये लिखा हुआ है, तो इसमें अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 0.33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये पंजाब की जो बुक है उसके एक साइड बॉक्स पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन के बराबर होते हैं। इसमें पाई की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 3.14, 3 इंटू 2 इक्वल टू नियरली 6 के बराबर होगा, तो यहाँ पे 6 विल बी करेक्ट ऑप्शन। 1 कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू 6 रेडियंस। 1 कंप्लीट सर्कल में 6 रेडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 19 के बाद क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि जो भी पेपर ये चोरी करके लाया है या जैसे भी उठा के लाया है उसको ये वाला जो पेज है ये वो फाड़ना भूल गया या फिर उसका ये मिसप्लेस हो गया। तो 19 के बाद अबाउट 6-7 सवाल मिसिंग है, तो वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं वो कौन से क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना सवाल।
रेड लाइट इज़ यूज इन फोटोग्राफिक डार्क रूम्स बिकॉज ऑफ, फोटोग्राफिक डार्क रूम में रेड लाइट यूज़ होती है। अच्छा, आपको नहीं पता ये क्यों यूज़ होती है, आपको नहीं पता कि इसका फंक्शन वहाँ क्या है, कुछ नहीं पता आपको, लेकिन आपने ऑप्शंस रीड करने हैं। यहाँ पे ऑप्शंस रीड करो तो आपको पता चलेगा इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात हो रही है। फिर आपके माइंड में आएगा हाँ मैंने विब के और हमने ये सारे कलर्स पढ़े हैं ना, विब योर वायलेट, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस हिसाब से इधर जाते हुए क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एनर्जी इधर को इंक्रीज़ होती है, वेवलेंथ इधर को होती है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो रेड की एनर्जी सबसे कम है इनमें, और रेड की एनर्जी कम में एनर्जी किसके बराबर होती है, E = HF, यानी एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी के। रेड की एनर्जी कम है यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। V = F लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी कम इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि रेड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन के। लेस फ्रीक्वेंसी होती है, मोर वेवलेंथ होती है, लेस फ्रीक्वेंसी होती है, लेस एनर्जी होती है, मोर वेवलेंथ होती है। तो ये हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। हमने ये नहीं देखा कि फोटोग्राफी का डार्क रूम कौन सा होता है, क्या चीज़ होती है, हमने इस डिटेल में गए ही नहीं अगर हमें पता या नहीं पता। नेक्स्ट MCQ है, फॉर गेनिंग एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के गेन के लिए जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है उसको हम हाइड्रोजन से फिल करते हैं। ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है बुक में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज द कैथोड एंड एनोड आर इनक्लोज्ड इनसाइड द इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर एंड हाई DC वोल्टेज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे DC वोल्टेज का ऑर्डर पूछा गया हुआ है, तो बुक में ये सारा लिखा हुआ है। ये ओवरऑल DC का नहीं पूछा गया, ये उस वहाँ पूछा गया है जहाँ पे ये कैथोड और एनोड इनक्लोज किए जाते हैं, तो उसका 1000 वोल्ट मेंटेन किया जाता है। तो सो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन is 8 days. If 20 milligram is present initially, how much iodine is left behind after 2 half lives? तो इसमें हाफ लाइफ दी हुई है, 2 हाफ लाइफ के बाद पूछा गया। एक तो होता है सिंपल तरीका, इसको फार्मूला से सोल्व कर लो, लेकिन कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि फार्मूला भूल जाता है, फार्मूला से सोल्व नहीं होता, मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे फार्मूला बहुत टफ है। फार्मूला इसका बहुत आसान है, लेकिन अगर आपका नहीं फार्मूला से सोल्व होता तो एक और सिंपल सोल्यूशन है, मैं भी आपको बताती हूँ। हमारे पास इनिशियल क्या था, 20 मिलीग्राम था। 20 मिलीग्राम यहाँ पे एक हाफ लाइफ गुजरी, 20 मिलीग्राम के बाद कितना रह गया, 10 मिलीग्राम, फिर एक और हाफ लाइफ गुजरी, 2 हो गई, तो इसके बाद 5 मिलीग्राम रह गया। कितनी हाफ लाइफ का उन्होंने पूछा, 2 हाफ लाइफ के बाद 1 2, 2 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 5 मिलीग्राम। तो हमने बगैर फार्मूला के भी ऐसे सोल्व कर लिया कि 5 मिलीग्राम विल बी करेक्ट ऑप्शन, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 4.5 × 10⁹ years is the हाफ लाइफ ऑफ। तो ये हाफ लाइफ किसकी है, तो ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, फेडरल में भी दिया हुआ है, नियरली ये हर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। यूरेनियम 236 की ये हाफ लाइफ है, यूरेनियम 236 की हाफ लाइफ है 4.5 × 10⁹ years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन अ चार्ज Q ऑन अ कैपेसिटर इज डबल्ड देन एनर्जी स्टोर्ड विल बी। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, चार्ज Q की बात कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हमारे पास एनर्जी किसके बराबर होगी, Q स्क्वायर ओवर 2C के बराबर। एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज, तो चार्ज का स्क्वायर है यानी इसको डबल किया गया, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, डबल करेंगे तो ये इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी एनर्जी विल बिकम 4 टाइम। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देख ले, यहाँ पे चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर की बात की हुई है, यहाँ पे हम QV का फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। QV का फार्मूला हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का जिक्र नहीं है। QV तब हम यूज़ करते जब उन्होंने वोल्टेज के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट दिया हो। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, E = Q स्क्वायर ओवर 2C। तो यहाँ पे Q स्क्वायर है तो चार्ज डबल किया है, तो डबल इक्वल टू 4 टाइम्स, तो एनर्जी क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन दैम द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एरिया को इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया, क्या हो गया हमारे पास कैपेसिटर का अगर हम फार्मूला यूज़ करें कैपेसिटेंस का, हमारे पास AE/D होता है। एरिया क्या किया उन्होंने, इंक्रीज़ कर लिया, कंसीडर करें डबल कर दिया, एरिया क्या हो गया, डबल हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज़ कर गया, यानी हाफ हो गया। तो यहाँ पे हाफ है, ये
नीचे वैल्यू इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 टाइम्स। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इंक्रीज विल बी करेक्ट ऑप्शन। 32 क्वेश्चन में अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज बुला रहे हैं जो उन्होंने पीडीएफ स्कैन किया, यहाँ पे सही स्कैनिंग नहीं हुई, लेकिन जो भी है आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इफ़ वी डबल दी सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस देन कूलम फोर्स विल बिकम। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन को डबल करें तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी? तो कूलम फोर्स जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ सेपरेशंस के। सेपरेशन को डबल किया तो कूलम फोर्स क्या होगी? 1/4 होगी। सेपरेशन को डबल किया हमने तो कूलम फोर्स क्या होगी? 1/4 होगी। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी 1/4 होगी कूलम फोर्स। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 वाट, इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब विल बी। सिंपल पावर का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V²/R। यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो रेजिस्टेंस को एक साइड पे हम रखेंगे तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, V² की वैल्यू 110 × 110 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 11 × 11, 11 का स्क्वायर, ये मैंने पहले भी बोला है, स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। 11 का स्क्वायर इक्वल टू 121, तो बेटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 11 का स्क्वायर, 12 का, 13, 14, 15, 16, ये सारे स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे सिंपल 11 का स्क्वायर हो गया 121 हो गया, आंसर विल बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टेज V1 ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द बैटरी व्हेन। ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है कि वैसे तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होता है बैटरी की EMF से, लेकिन जब ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग से पास कर होते हैं, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तब क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है और EMF कम होती है। सो अल्फा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब बीटा, चार्ली, डेल्टा का सेम मीनिंग है। बीटा में क्या है? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग तब होती है जब कोई रेजिस्टेंस अटैच करे, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। तो ये तीनों का मतलब है डिस्चार्जिंग। इससे भी आपको ये पता चल सकता है अगर आपका ये कंसेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे भी अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है इस तरह के MCQ सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव क्यों होता है? ये सिंपल सबको पता है कि इनकी रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनकी रेजिस्टेंस क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसलिए इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ लेंथ ऑफ द वायर बिकम 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द एरिया बिकम 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए, R इज इक्वल टू ρL/A। अब उन्होंने क्या बोला है कि लेंथ जो है वो डबल हो जाए। लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। A/2 हो जाएगा, ये बाय में वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 2 इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 38 है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारे यूनिट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि नाम से यूनिट पूछता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर किसके बराबर है? 1 मल्टीप्लाई किलो की वैल्यू 1000 है, आर की वैल्यू 3600 है। अब हम ज़ीरो अगर इकट्ठे करें 1 2 3 4 और 5, 36 × 10⁻5, लेकिन यहाँ पे 10⁻5 का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे इधर पॉइंट दे जाएंगे, ये 10⁻6 हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 3.6 × 10⁻6 बीटा इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इट इज़ नल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये नल टाइप रेजिस्टेंस डिवाइस है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सबसे पहले अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सबसे पहले देखिए गैल्वेनोमीटर लिखा है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को, इसका पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेशन नहीं है। ओहम मीटर मेजर करता है रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरिंग डिवाइस पूछा है। एम मीटर मेजर करता है करंट को। जो हमारे पास पोटेंशियल मीटर होता है ये क्या करता है? मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लें कि गैल्वेनोमीटर और एम मीटर दोनों में फ़र्क है। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये डिटेक्ट करता है सिर्फ करंट को कि करंट है या नहीं, और एम मीटर जो है ये मेजर भी करता है करंट को। तो ये थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।